गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। ठीक है, क्लास 8 हिंदी मीडियम। अब पढ़ेंगे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कैसे होती है और मिट्टी कैसे उर्वरक बनती है। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नीले हरे शैवाल भी ऐसे होते हैं जो वायुमंडलीय जितनी भी वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है ना, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था जो मिट्टी होती है उसमें उर्वरता में वृद्धि किस कारण से होती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के कारण उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं नीले हरे शैवाल होते हैं उन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियों एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसे निपटान करने के लिए एक गड्ढे में डाला। ठीक है, अब विद्यालय का जो माली होता है उसको देखने के पश्चात विद्यालय का माली क्या करता है, जो विद्यालय में कचरा होता है उसको इकट्ठा करके एक गड्ढे में डालता। तो उसी प्रकार पहेली और बूझो ने भी अपने घर के आसपास बगीचों से जितनी भी पत्तियां थी उनको एकत्र किया, फल सब्जियों का कचरा जो था उनको भी इकट्ठा किया और एक गड्ढे में डाल दिया। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। कुछ समय बाद जब देखा तो उसका विघटन हो गया। विघटन मतलब वो पूरी तरीके से टूट गया और खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्टिविटी देखेंगे, क्रियाकलाप देखेंगे 2.5। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप में आपको 2 गमले लेना है। एक गमले का नाम ए रखना है, एक गमले का नाम बी रखना है। ठीक है, और ए वाले गमले में आपको पौधे का कचरा भरना है और बी वाले गमले में आपको पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल और प्लास्टिक के टूटे खिलौने भरना है। ठीक है, और इन्हें कुछ दिनों के लिए 3-4 सप्ताह के लिए आपको रख देना है। 3-4 सप्ताह बाद जब देखते हो आप तो क्या मिलता है आपको, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तु में कोई अंतर दिखाई देता है। जो दोनों गमले हैं, ए में जैसे अपन ने भरा था पौधे का कचरा और बी में प्लास्टिक की थैली और कांच और प्लास्टिक के टूटे खिलौने भरे थे, तो आपको दोनों गमलों में कोई अंतर दिखाई देता है। यदि हाँ तो अंतर परिलक्षित होता है। आप देखते हैं कि गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। ठीक है, आप क्या देखोगे कि गमला नंबर ए में हमने जो पौधे का कचरा भरा था उसका अपघटन होना शुरू हो गया है और वो अवशिष्ट रूप में खाद के रूप में परिवर्तित हो गया है। यह कैसे हुआ, सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, यहाँ पर सूक्ष्म जीव जो भी अपशिष्ट होता है उसे खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अपशिष्ट मतलब जो गलने योग्य हो। ठीक है, इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रक्रिया है, ये जो गमले नंबर ए की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो पोषक बना है वो पौधे में पुनः उपयोग किया जाएगा। ठीक है, क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल और खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, जो आपने गमला बी में पॉलीथीन की थैली और कांच की थैली और खिलौनों के टुकड़े भरे थे उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है या फिर कोई भी परिवर्तन होता नहीं दिखाई दिया है। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, सूक्ष्म जीव, अब एक जीव उन पर ही बैठेगा जो उसको खाने योग्य हो। ठीक है, तो वो प्लास्टिक को नहीं खा सकता, कांच को नहीं खा सकता, खिलौनों को नहीं खा सकता। ठीक है, तो ऐसी क्रिया करके इन पर नहीं बैठ सकता
इनको परिवर्तित नहीं कर सकता। कांच पॉलीथीन की थैली को परिवर्तित नहीं कर सकता, वो कांच की खाली बोतलों को, खिलौनों के टुकड़ों को परिवर्तित नहीं कर सकता। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को, सड़ते हुए पादपों को, कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हो। ठीक है, तो हम मृत जीव जो मर चुका है जीव, उसको भी सड़ते हुए देखते हैं। जो पादप पे पौधे हैं, उसकी जो पत्तियां होती है वो गिर जाती है, उसको भी सड़ते हुए देखते हैं। और जो जंतु होते हैं उसको भी हम सड़ते हुए देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने पौधों की पत्तियां कहीं पर गिरी हो और कुछ समय बाद उसको देखा, तो वो कुछ समय बाद वहां से विलुप्त हो गया। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि वहां पर सूक्ष्म जीव आ जाते हैं और उनको पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? जो भी मृत जैविक अवशिष्ट होते हैं उनका अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। ठीक है, सरल पदार्थ मतलब जो कि पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाए। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, तो हम जितने भी हानिकारक अपने आसपास हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थ देखते हैं उनको काय के द्वारा शुद्धिकरण होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका शुद्धिकरण होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। ठीक है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अनेक प्रकार से हानिकारक भी होते हैं। जितने लाभदायक होते हैं उतने ही सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? हमारे लिए भी हानिकारक भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो मनुष्यों में, जंतुओं में और पौधों में अलग अलग प्रकार से रोग उत्पन्न भी करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। अब जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? रोगाणु अथवा रोगजनक कहा जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो भोजन को दूषित करते हैं, कपड़े को दूषित करते हैं एवं चमड़े को दूषित करते हैं। ठीक है, जैसे फफूंद है आपकी कपड़े पर, जो आप सफेद सफेद गर्मियों में अधिकतर देखते हो, सफेद सफेद जो धारियां बन जाती है, या फिर जैसे ही आप बारिश के मौसम में जैसे ही आप देखते हो तो कपड़े पर या चमड़े की वस्तुओं पर सफेद सफेद धारियां बन जाती है, तो वहां पर क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का अटैक हुआ होता है। ठीक है, आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव है हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। अब मनुष्यों में ऐसे कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं और जिन्हें रोगकारक सूक्ष्म जीव कहा जाता है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब मनुष्य में सूक्ष्म जीव कैसे प्रवेश करते हैं? श्वास द्वारा। श्वास जब अंदर ली जाती है तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं और हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वैसे ही पेयजल द्वारा भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और भोजन द्वारा भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति किसको कहेंगे? जो किसी सूक्ष्म जीव या फिर किसी बीमारी से ग्रसित हो। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। संचरण मतलब फैलना। ठीक है, रोग का फैलना।
ठीक है। तो संक्रमित व्यक्ति अथवा किसी जंतु के संपर्क में, सीधे संपर्क में आने से, जिनको की बीमारियां हो उनके सीधे संपर्क में आने से रोग का संचरण हो सकता है, रोग फैल सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन और कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। ठीक है। अब सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो कि संक्रमित व्यक्ति, जो कि बीमार हुआ, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा बीमार हुआ व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में काय से फैलते हैं? वायु से फैलते हैं, जल से फैलते हैं, भोजन से फैलते हैं और कायिक संपर्क से फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। ठीक है। संचरणीय रोग किन्हें कहेंगे? जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में वायु, जल अथवा भोजन के द्वारा फैलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संचरणीय रोग। अब इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं: हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। ठीक है। ये रोग कैसे रोग है? जो कि किसी के संपर्क में आने से या फिर वायु, जल अथवा भोजन के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, मतलब संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है, ध्यान रखना, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। ठीक है। जब जुकाम से पीड़ित, जिसको जुकाम हुआ हो, सर्दी हुई हो, वो छींकता है तो हजारों रोग कारक वायरस, विषाणु ऐसे होते हैं जो कि वायु में प्रवेश कर जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। यह वायरस कैसे प्रवेश करते हैं? श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ में शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। जिससे दूसरा कोई व्यक्ति उस वायरस की चपेट में आ जाता है और वो बीमार हो जाता है। ठीक है। तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकेंगे? ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। हमें छींकते समय, ध्यान रखें, हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। ठीक है। आपको जब भी सर्दी खांसी लगती हो तो आप छींकते समय मुंह या रुमाल पर मुंह या नाक पर एक रुमाल रखें। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। ठीक है। जिसको सर्दी जुकाम या जो भी संक्रमित व्यक्ति है उससे पर्याप्त दूरी बनाए रखें। ठीक है। तो हमारा अभी कोविड-19 कोरोना वायरस चल रहा है, इसके भी कुछ ऐसे ही लक्षण हैं, तो इससे भी आपको जो संक्रमित व्यक्ति है उससे दूर रखने को बोला जाता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है। अब कुछ कीड़े मकोड़े एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग वाहक का कार्य करते हैं, जैसे घरेलू मक्खी। ठीक है। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। मक्खी कहाँ बैठती है? कूड़े पर बैठती है एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। जंतु अपशिष्ट मतलब जंतुओं का जो मल होता है, हम उसे गोबर कहते हैं, उस पर जाकर बैठती है। ठीक है। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। अब रोगाणु क्या करेंगे? उसके शरीर से चिपक जाएंगे। किसके? मक्खी के शरीर से। जो घरेलू मक्खी होती है उसके शरीर से रोगाणु चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है, ध्यान रखें, जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। ठीक है। जब मक्खी जो बिना ढके भोजन पर बैठ जाती है तो रोगाणु वहां पर छोड़ देती है या फिर उसका स्थानांतरण वहां पर उस भोजन पर, जो बिना ढका हुआ है, उस भोजन पर हो जाता है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अब जो भी व्यक्ति ऐसा दूषित भोजन खाएगा उसके बीमार होने की संभावना तो 100% है भैया। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढककर रखें। ठीक है। तो हमारे घर में हम भोजन को सदा ढककर रखते हैं। ढककर क्यों रखते हैं? क्योंकि कोई मक्खी बैठ न जाए और उस भोजन को दूषित ना कर दे। ठीक है। तो यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढककर रखें और फिर ढककर ही उसे
आगे पढ़ते हैं। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। अब बिना ढके भोजन जो भी होते हैं उसे खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका उदाहरण है। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर क्या फैलाता है आपको? मलेरिया फैलाता है। मच्छर प्लेज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो किसका वाहक है? मलेरिया का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया और डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? तो किस प्रकार कर सकते हैं आगे पढ़ेंगे। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने दें? ठीक है, अपने आसपास मतलब अपने घर के आसपास जितनी भी जगह उतनी जगह में आप पानी इकट्ठा ना होने दें। ठीक है, तो अध्यापक क्यों कहते हैं? आगे पढ़ते हैं। सभी मच्छर जल में ही उत्पन्न होते हैं, है ना। सभी मच्छर कहाँ उत्पन्न होते हैं? जल में ही उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। अब बहुत से लोगों के घर के आसपास क्या होता है? गटर खुली होती है जिसमें गंदा पानी बह रहा होता है। ठीक है, उसमें भी क्या होते हैं? मच्छर पनपते हैं, है ना। वैसे ही कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र ना होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ठीक है, अपने आसपास की जितना भी एरिया होता है उतने एरिया में आप पानी एकत्रित ना होने दें। पानी एकत्रित ना होने देंगे तो आप मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। ठीक है, अब मलेरिया को फैलने से कैसे रोका जा सकता है? वैसे उपायों की आप सूची बनाइए। यदि पानी एकत्रित ना होगा तो मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। ठीक है।